हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो संबंधित कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है वो अगली अभिक्रिया अपने पास हेल-वोलार्ड-जिलेंस्की अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया, अगली हेडिंग डालेंगे, वो होगी आपकी हेल-वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया। जिलेंस्की अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को जो है वो शॉर्ट फॉर्म के रूप में हेल-वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया को जो है वो आप शॉर्ट रूप में HVZ इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, इसे दर्शा सकते हैं। ये कहलाती है आपकी हेल-वोलार्ड जिलेंस्की। हेल एस से हेल, वी से वोलार्ड और जेड से जिलेंस्की, हेल-वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया। या इस अभिक्रिया के जो है कुछ स्पेशल पॉइंट है, पहले आप वो लिखेंगे। इसमें जो है वो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो ध्यान होने चाहिए, और उसके बाद देखेंगे इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे। लिखो, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। अब अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, तो इसमें जो है वो संबंधित एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि प्रक्रिया कौन देता है। ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, वो हेल-वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया दर्शाते हैं। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सारी आपकी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। उसकी आवश्यक मात्रा होती है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, और हेलोजन से इसकी क्रिया करवानी है। ठीक है। तो मेन शब्द क्या है इसमें? अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास प्रेजेंट होने चाहिए, वो ये सारी अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो जैसे अभिक्रिया के लिए देखें यहां, तो एक कॉमन जैसे यौगिक ले लिया मैंने, एक समूह ले लिया CH3। जैसे आप CH3 ना लेकर एक कॉमन अभिक्रिया ले लेता हूं, जैसे मैं पूरी, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा कंप्लीट आ जाए। तो एक कॉमन कंपाउंड ले लिया, वो ले लिया मैंने R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है? इसकी क्रिया करवानी है मुझे X2 के साथ। हैलोजनीकरण चल रहा है किसकी प्रेजेंस के अंदर? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। लाल फास्फोरस इसकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। तो देखो यहां COOH क्या है? आपका क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन वो क्या है? आपका अल्फा कार्बन। ठीक है। और अल्फा कार्बन के पास जो उपस्थित हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगी? आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहां जो है ये कंपाउंड अपनी कौन सी अभिक्रिया देता है? हेल-वोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया दर्शाता है। तो यहां अल्फा कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन का क्या करना है? निष्कासन करना है। तो यहां जो है वो कार्बन, इस कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसकी एक अल्फा हाइड्रोजन इसके एक हेलोजन को लेकर, X2 है, एक हेलोजन को लेकर बाहर निकलती है किस रूप में? -HX के रूप में। और जो बची एक हेलोजन वो कहां जुड़ जाएगी? इस अल्फा कार्बन पर। तो उत्पाद क्या हो जाएगा? RCH, और यहां क्या जोड़ दोगे? हेलोजन X। आगे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और -HX क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया पहला। अभी भी देखो यहां इस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां से अब इस अल्फा हाइड्रोजन का भी निष्कासन होगा। तो सेम अभिक्रिया पुनः जो है ये अभिक्रिया, इस कंपाउंड की अभिक्रिया किसके साथ होती है? लाल फास्फोरस प्लस X2 हेलोजन के साथ। लाल फास्फोरस क्या काम करता है? उत्प्रेरक का। तो X2 से इसकी अभिक्रिया होगी। तो यहां से पुनः वही हाइड्रोजन जो है वो इस
हैलोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा HX के रूप में, और जो एक हैलोजन है वो कहां जुड़ जाएगी, इस कार्बन के ऊपर। तो उत्पाद क्या हो जाएगा आपका RC, कार्बन। यहां से हाइड्रोजन बाहर गई तो यहां क्या जमा हो गया, हैलोजन X और X, आगे हो गया C डबल बॉन्ड OH प्लस HX, ये आपका समूह बाहर हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी हेल-वोलार-ज़िलेंस्की की अभिक्रिया। अब अगर यहां इस अभिक्रिया में एक पॉइंट है कि अगर इस अभिक्रिया में हैलोजन आधिक्य में लिया जाए, तो यहां दो शब्द है, अगर हैलोजन को आधिक्य में लिया जाता है तो सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो हैलोजन के द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। और अगर हैलोजन आधिक्य में ना लेकर आप उसे आप कम मात्रा में लेते हो, अगर उसकी आपने मात्रा कम रखी है, तो उस स्थिति के अंदर पूरी हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगी। शब्द को ध्यान से सुनना, अगर X2 की जो ली गई मात्रा है वो आधिक्य में है यानी ज्यादा है, आप इसे आधिक्य मात्रा में लेते हो, तो जितनी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन पर वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। लेकिन अगर हैलोजन आधिक्य में नहीं है, इसकी मात्रा कम है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर होती है। यानी अपना अगर कम मात्रा में, तो स्टेप जो ये आपने लिया इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो अवस्था बन रही है बीच में, जहां से केवल एक हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, यही अपना उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ की स्टेप अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये अगर ये आधिक्य में है तो अंतिम उत्पाद यहाँ पूरी की पूरी अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगी, बाहर निष्कासित हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लें। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नोट करें, ये नोट करें, उसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं इसका। नोट कर लिया होगा, तो यहां एग्जाम्पल लें इसके लिए अभिक्रिया को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए है जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, जैसे मैंने X बराबर ले लिया, वो ले लिया Cl2, किसकी प्रेजेंस में हो रही है अभिक्रिया, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है। तो यहां क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है आपकी, ये क्या समझने के लिए है, अल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम में आपको ऐसे मार्किंग नहीं करनी है, केवल समझाने के लिए है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन बाहर लेके जाएगा कौन, क्लोरीन। किस रूप में, एक हाइड्रोजन लेके निकलता है HCl को, एक क्लोरीन कहां जमा हो जाएगी, इस अल्फा हाइड्रोजन की जगह। तो क्या हो गया, CH3 C और H। ठीक है, यहां क्या जमा हो जाएगा, Cl, आगे C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, फर्स्ट स्टेप। अभी भी इसके पास जो है वो क्या प्रेजेंट है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप इसकी फिर से क्रिया कराओगे इसके साथ, लाल फास्फोरस प्लस Cl2 के साथ। तो लाल फास्फोरस प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया होगी, तो पुनः क्या होगा, एक क्लोरीन इसकी वापस एक अल्फा हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो जाएगा। ये भी क्या है, यहां इस जगह पुनः वही अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बाहर हो जाएगी, किसको लेकर, एक क्लोरीन को लेकर। तो एक क्लोरीन कहां जमा हो जाएगी, इसके ऊपर। तो उत्पाद हो जाएगा आपका CH3 C Cl Cl C डबल बॉन्ड OH प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है अपनी हेल-वोलार-ज़िलेंस्की की अभिक्रिया। तो मैं R बराबर एक समूह लिया, केवल एल्किल समूह। ठीक है, CH3 एक समूह लिया, R की जगह CH3। तो यहाँ पे कितनी भी लंबी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, वो साकित भी हो सकती है और असाकित भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान क्या रखना है, क्या होना चाहिए आपके पास, एक अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के पास क्या होनी चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना आवश्यक है। और जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो उन सब अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो शर्तें ध्यान रखना है कि क्लोरीन किस अवस्था में होगा, आधिक्य में, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा रखी जाएगी। कम मात्रा रखी जाए तो अपना यहाँ इस स्टेप पे आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अपना प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो ये होगा, और आधिक्य में है तो अंतिम प्रोडक्ट ये, क्योंकि यहाँ से सारी की सारी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो निष्कासित हो चुकी है। क्लियर है, तो ये आपकी हेल-वोलार-ज़िलेंस्की की अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया बात करें तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है इसके अंदर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हेल-वोलार-ज़िलेंस्की की, नामजद है, ये वैज्ञानिक है हेल-वोलार्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वो है स्मिट अभिक्रिया। अब ये भी नामजद अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में इसी नाम से पूछी जाती है। स्मिट अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहली बात, स्मिट अभिक्रिया जो है, इस स्मिट अभिक्रिया के अंदर
आपको ये ध्यान रखना है कि एक संबंधित कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जो है वो आपको हाइड्रेजोइक अम्ल से संपन्न करवानी है। किससे? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे कॉमन ले लिया R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है? हाइड्रेजोइक अम्ल, और हाइड्रेजोइक अम्ल होता है NH3H, हाइड्रेजोइक अम्ल। इस हाइड्रेजोइक अम्ल से इसकी अभिक्रिया संपन्न करवाओगे किसकी प्रेजेंस के अंदर? ये सारी अभिक्रिया उपस्थित होती है तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 इसकी उपस्थिति में। तो अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होगी कि यहां से देखो हाइड्रेजोइक NH3S, तो सीधे से देखो यहां N3 है, N3 मॉलिक्यूल है, तो यहां नाइट्रोजन N2 तो गैस के रूप में मुक्त होगी ही होगी, N2 तो गैस के रूप में मुक्त होती है। अब इसके साथ यहां जो है, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2, ये जो समूह है CO2, सर्किल कर रहा हूं, आपको कॉपी में नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से निष्कासित होती है, तो प्लस क्या निष्कासित होती है? CO2। अब जो शेष बचा वो अपने पास ऐड होता है। क्या बचा? एल्किल समूह R, हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 2, और यहां से देखो आपने N2 बाहर निकाली, तो अभी एक नाइट्रोजन शेष है, तो R N और ये 2 हाइड्रोजन मिलके H2, तो उत्पाद हो गया RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो RNH2 क्या है? वो है आपकी 1 डिग्री एमीन, या इसे आप क्या कह सकते हो? प्राथमिक एमीन। क्लियर है? ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी स्मिट अभिक्रिया। एग्जाम्पल लेना चाहो आप, इसका कोई एग्जाम्पल बनाना चाहो, तो जैसे मैंने एसिटिक अम्ल ले लिया, यहां ले लिया CH3, R की जगह ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O OH प्लस N3H। इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको क्या करना है? R की जगह मैं क्या ले रहा हूं? CH3, तो प्रोडक्ट में भी वैसे हो जाएगा, तो R की जगह हो जाएगा CH3 NH2 प्लस CO2 प्लस N2। यौगिक का नाम क्या हो गया? एथेनेमीन, सॉरी मेथेनेमीन। एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन बोला जाता है, तो इसका उत्पाद का नाम हो जाएगा मेथेनेमीन। क्लियर? ये अपनी अभिक्रिया कहलाती है आपकी स्मिट अभिक्रिया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सिंपल अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की किससे करवानी है? हाइड्रोजोइक अम्ल से, ऐसे याद रखो। उत्प्रेरक आपका डाइल्यूट H2SO4 है, तनु अम्ल है, उससे क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन N2 गैस। तो ये पात्र से इस अवस्था के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है और अपने को क्या मिलता है? 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। यह आपकी अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट इसी में अगली अभिक्रिया वो होगी आपकी, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब अमोनिया के साथ जो है वो किस तरीके से इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है? अमोनिया के साथ संपन्न करवाना है, तो जैसे आपने ले लिया R C डबल बॉन्ड O OH प्लस अमोनिया NH3। अब अमोनिया से इसकी अभिक्रिया होगी, तो अमोनिया से जब इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां जो है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? अम्लीय नेचर का है, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो ये हाइड्रोजन किसको ग्रहण कर लेता है? ये हाइड्रोजन को ग्रहण कौन कर लेता है? नाइट्रोजन। किसके द्वारा? अपने लोन पेयर के द्वारा। आपको एग्जाम में ऐसे तीर के निशान नहीं बनाने, ध्यान रखना। तो उत्पाद क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O ये नाइट्रोजन इसको अडॉप्ट करता है, लेता है, तो ये बन गया NH4 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया है, तो दिया है तो इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया आपका अमोनियम आयन। अब इस प्राप्त अमोनियम लवण को, ये क्या हो गया अपना? अमोनियम लवण। अब इस अमोनियम लवण को आप क्या करोगे? बॉयल करोगे, गर्म करोगे। तो जब आप इसे बॉयल गर्म करोगे तो क्या होगा? यहां से इस अमोनियम से दो हाइड्रोजन यानी H2 वो निष्कासित होती है एक ऑक्सीजन को लेकर। तो जब दो अमोनियम की दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को लेकर जब बाहर निकलती हैं तो अपने पास शेष कंडीशन क्या बचती है? वो होती है R C डबल बॉन्ड O
यहां से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, इसकी 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगी, तो शेष क्या बचेगा NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2, और बाहर क्या निकलता है प्लस H2। ये जो उत्पाद कहलाता है आपका, इस उत्पाद का नाम है एल्केनेमाइड। ठीक है। और अगर एल्केनेमाइड को आप और ज्यादा गर्म कर दोगे, एल्केनेमाइड को अगर आपने और ज्यादा गर्म किया, यहां से स्टेप और चलता है इसका, अगर प्राप्त एल्केनेमाइड को अगर आप और ज्यादा गर्म करते हो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में, तो वहां से एल्केन नाइट्राइल प्राप्त होता है। ऐसे भी अपन पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहां मेरे को क्या मिल गया एल्केनेमाइड। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एल्केनेमाइड को और ज्यादा गर्म कर दिया, इसी में है, तो यहां ले रहा हूं इसको साइड में, आप इसके नीचे लिख सकते हैं उस रिएक्शन को। अगर एल्केनेमाइड को और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, तो एल्केनेमाइड को जैसे RC डबल बॉन्ड O NH2, इस RC डबल बॉन्ड O NH2 को अगर गर्म किया जाए किसकी उपस्थिति में, P2O5 की उपस्थिति में, तो जब आप P2O5 की उपस्थिति में से गर्म करोगे तो यहां से वही इसकी 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को लेकर वापस बाहर निकल जाएगी, जो पिछले स्टेप में हुआ था। यहां हुआ था कि नहीं, NH4 की जगह किसकी 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकली थी H2O में। अब देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो फिर क्या होगा, पुनः उसी तरीके से 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को बाहर लेके निकल जाएंगी, तो शेष क्या बचेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। तो ये जो उत्पाद कहलाएगा वो क्या कहलाएगा एल्केन नाइट्राइल। RC ट्रिपल बॉन्ड N ये क्या कहलाता है एल्केन नाइट्राइल, ये आपका उत्पाद। तो इस स्टेप का ध्यान रखना है कि पहला प्रोडक्ट आपको मिल चुका है एल्केनेमाइड, लेकिन ये कहता है कि अगर आपको और इसको गर्म किया जाए और इसको बॉईल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, यानी क्वेश्चन किस रूप में हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर बनाया जाए तो इस क्वेश्चन को किस रूप में बनाया जा सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन का प्रारूप भी लिखेंगे, आपको ये भी नोट करना है। तो क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन किस रूप में हो सकता है। आंसर अपने देख लिया, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो क्वेश्चन इस रूप में हो सकता है कि निम्न रासायनिक समीकरण में A व B को पहचानिए। A व B को पहचानिए। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, यहां दे दिया गर्म प्लस A। फर्स्ट स्टेप हो गया, सॉरी गर्म नहीं, फर्स्ट स्टेप A। फिर यहां से A से क्या बनवाता है आपसे, गर्म करता है, तो उससे बनता है B। और इस B को गर्म किया जाए P2O5 की उपस्थिति में तो बनता है C। A B व C को A, B व C को पहचानी। तो आपको यहां A, B और C को पहचानना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। इस रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अमोनिया के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया, नेक्स्ट जो अगली अभिक्रिया है उसके अंदर वो अभिक्रिया आपकी होगी कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो विलोपन की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को देखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों की विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन अभिक्रिया में डिस्कस कर चुका हूं, इसको नेक्स्ट ना लेकर नेक्स्ट अगली अभिक्रिया, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया लेंगे, वो होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मैंने पिछले बैक वीडियो में समझाई हुई है आपको, जो पिछला वीडियो हो चुका उसके अंदर। तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है वो होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया, इसके लिए वही आप मान लिया आपने जो है वो एक एल्केनोइक अम्ल लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है जैसे R C डबल बॉन्ड O OH। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आप किसके साथ करवा सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति के अंदर, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। इस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाओगे अप्रोक्सीमेट लगभग 433 केल्विन ताप के ऊपर। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 433 केल्विन के ताप के ऊपर जब आप संपन्न करवाते हो, तो यहां से आपको जो है, जब इस कंडीशन में अभिक्रिया होती, तो ध्यान देखो
ऐसी अभिक्रिया अपने पास पीछे एल्केनों के निर्माण में आई थी कि एल्केनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जब आपने एल्केन पढ़ा होगा उस समय। तो यहाँ जो है वो आपको क्या मिलता है, जब इसकी प्रेजेंस के अंदर ये अपचयन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो यहाँ आपको एक एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडाइड है ये I2 के रूप में, आयोडाइड जो है वो बाहर निकल जाएगी I2 के रूप में, यानी आपका जो मूल उत्पाद होगा वो क्या होगा, एक एल्केन होगी, और साथ में जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। तो किस तरीके से, तो जल के अणु के निष्कासन की बात हो रही है, तो देखो यहां इसका OH समूह और इसका हाइड्रोजन, ठीक है, OH समूह, हाइड्रोजन और इसकी ये ऑक्सीजन, ये सारा समूह किस रूप में बाहर जाएगा, H2O के रूप में। तो यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहां से एक तो मिलेगा आपको H2O, अभी लिखना नहीं है, देखो H2O। जो आयोडीन है ये निकलती है किसके रूप में, I2 के रूप में। अब H2O के रूप में बाहर निकलती है, देखो यहां से कितनी ऑक्सीजन बाहर जा रही है, 2 ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई आपके पास, 4, कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये कार्बन, आपने इसकी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, हाइड्रोजन बाहर निकाल दी, कार्बन को संतुलित होने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन को संतुलित होने के लिए कम से कम कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके पास कम से कम 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए एल्केन बनाने के लिए। तो उत्पाद होता है RCH3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन तो किसके पास है, कार्बन के पास, और 4 हाइड्रोजन अपने पास ये है, टोटल कितनी हो गई, 7 हाइड्रोजन। और मेरे पास यहाँ अवेलेबल कितनी है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, 6 से गुना, तो 6 हाइड्रोजन तो ये और 1 हाइड्रोजन ये, कितनी हो गई, 7 हाइड्रोजन। और देखो 4 और 3 7 हाइड्रोजन हो रही है। अब कितनी आयोडीन हो गई आपके पास, 6 आयोडीन, तो इसको कितने से गुना करोगे, 3 से, 3 दूनी 6 आयोडीन। तो ये जो उत्पाद है वो उत्पाद क्या बन गया मेरा, एक एल्केन या हाइड्रोकार्बन। तो यहां से क्या प्राप्त होता है आपको, एक एल्केन प्राप्त होता है, किसके द्वारा, अपचयन के द्वारा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवाने पर। मान लो अगर अभिक्रिया इस रूप में संपन्न नहीं होती है, तो इस रूप में नहीं संपन्न होती है, और यहां मैंने उत्प्रेरक के रूप में ये कह दिया जाए कि आपको जो है उत्प्रेरक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर प्राप्त उत्पाद क्या होगा उसकी बात की जाए। यदि यही है अभिकारक RC डबल बॉन्ड OH, अपचयन करवाया जाए किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की उपस्थिति में, तो इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाया जाएगा। तो यहां से देखो कार्बन का अपचयन होगा, ये OH समूह ये H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, प्लस अब कार्बन जो है, कार्बन इसका अपचयन हो जाएगा, तो ये कार्बन अपचयित होकर किस में बदल जाएगा, CH2 के अंदर, ये 2 हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, तो यहां उत्पाद हो जाता है RCH2 और OH प्लस H2O। तो इससे क्या प्राप्त होता है, एक आपको एल्कोहल। तो यहां ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो क्या मिलता है, एल्कोहल, लेकिन रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में आपको क्या मिलता है, एक संबंधित एल्केन मिलता है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है। सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 भी यहां हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर भी ये भी आपको क्या मिलेगा, एक एल्कोहल ही प्राप्त होगा। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है, कहां एल्केन मिलता है और कहां आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया में आते हैं, जो अपनी अंतिम अभिक्रिया है यहां इस लेशन की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। लेशन कंप्लीट नहीं है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अंतिम हिस्सा, अंतिम अभिक्रिया, और वो अभिक्रिया कहलाती है कॉल्बे वैद्युत अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी, कॉल्बे वैद्युत अपघटन, कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा कि कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर आपको एक सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण जो है वो काम में लेना है, और उसका जलीय वैद्युत अपघटन करवाया जाता है। तो जब उसका जलीय वैद्युत अपघटन होता है, जब ये प्रोसीजर संपन्न किया जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है आपकी वी कार्बोक्सिलिकन की। वी कार्बोक्सिलिकन की प्रक्रिया होती है, और उसमें हाइड्रोकार्बन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो सबसे मेन मुख्य बात क्या है कि आपको क्या लेना है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण काम में लेना है। तो जैसे आपने एक सोडियम का कार्बोक्सिलिक लवण काम में ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है। अब इसका क्या करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है। इसका आप क्या करवाओगे, जल अपघटन, वैद्युत, जल की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन आपने जो है इसका संपन्न
करवाया। तो जब आप इसका वैद्युत अपघटन संपन्न करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्लियर। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और हाइड्रोजन गैस वो भी आपको प्राप्त होगी। अब अभिक्रिया किस रूप में संपन्न होती है, देखो हाइड्रोकार्बन लेना है तो देखो रफ आइडिया बता रहा हूं। हाइड्रोकार्बन के लिए देखो अपने पास ये है, ये समूह देखो CH3 और कार्बन, ये कार्बन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन है आंसर। तो आपको इसको किस में बदलना होगा, हाइड्रोकार्बन में। तो जाहिर सी बात है ये कार्बन कितनी हाइड्रोजन लेगा, 3 हाइड्रोजन लेगा। तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, CH3 और CH3। ये तो मेरा बन गया एथेन। स्टेप को समझते जाना। अब हमको क्या बनाना है इसमें, हाइड्रोकार्बन। कॉलवे वैद्युत अपघटन में उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन के लिए दो कंडीशन ये रही, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये पहले से कन्वर्ट है, इसको भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 हाइड्रोजन लेके क्या बना देगा, CH3। उत्पाद क्या हो गया, एथेन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। यहां से जब इसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये किसको निष्कासित करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी निष्कासित करता है। तो यहां से आपको क्या मिल रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 डाइहाइड्रोजन, H2 ये भी निष्कासित होती है। और सोडियम जो है वो जलीय माध्यम में क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो 3 चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और NaOH। सोडियम जो है वो जलीय माध्यम में क्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अभिक्रिया को बैलेंस स्थिति में लाते हैं। ये अपने पास रफली अभिक्रिया हुई, अब अभिक्रिया को बैलेंस करना है। तो यहां सबसे पहले ये देखो कि कार्बन जो है वो कार्बन की संख्या कितनी हो रही है, कार्बन की संख्या को देखो। तो कार्बन जो है वो अपने पास देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 कार्बन है, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो क्यों ना जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया जाए बैलेंस करने के लिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ इसके 2 मोल लिए जाए। तो आपके पास कार्बन कितने हो गए, 2 दूनी 4 कार्बन, यहाँ और 2 और ये हो गया आपका 2 दूनी 4 कार्बन। ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो रही है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो रही है। तो यहाँ हो गया आप, तो NaOH को देखो, तो NaOH में सोडियम के मौलिक संख्या कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे सोडियम के मौलिक संख्या 2, तो 2 दूनी 4, 2 है, 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन, ये वाला हो गया। तो यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसको देखो 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से गुना करो। तो 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन पे आओ कि हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोजन पे आओगे तो हाइड्रोजन अपने पास कितनी हो रही है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन की, 3 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 और 4 10। अब यह अभिक्रिया जो है अपने पास किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। ये बैलेंस अभिक्रिया है। बैलेंस करना आपको आना चाहिए, 11th में अपने प्रोसीजर सीखा है किस तरीके से अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। तो इसको कितने से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, ट्वाइस CH3COO Na। क्लियर। तो मुख्य उत्पाद क्या है, एथेन, एक हाइड्रोकार्बन। और इसके साथ कॉलवे वैद्युत अपघटन में क्या मुक्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2। और जो ये सोडियम है वो जल से क्रिया करके क्या बनाता है, एक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह अभिक्रिया कहलाती है कॉलवे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को अपन ने अगर देखें तो इस अभिक्रिया को आपने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, जहां पर ने एल्केन को डिस्कस किया था। एक विशेष बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं कि ये जो H2 है, ये H2 अपने को वैद्युत अपघटन होता है तो अपने पास 2 चीजें होती है, एक तो होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो वैद्युत अपघटन के अंदर जो ये H2 है ये कहाँ मिलती है, H2 जो है वो अपने को कहाँ मिलती है, ये याद रखना हमेशा। ये H2 ये मैकेनिज्म में आती है, ये चीज जब क्रियाविधि पड़ी जाती है ये अपने को कहाँ मिलेगी, कैथोड के ऊपर प्राप्त होती है। और जो अपना एनोड का हिस्सा है उस एनोड के ऊपर अपने को क्या मिलेगा, आपको एनोड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ के अंदर क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन। यानी आपका ये हाइड्रोकार्बन CH3 और CO2 ये दोनों आपको कहाँ मिलते हैं, ये दोनों आपको एनोड पे प्राप्त होते हैं। तो एनोड पे हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड के ऊपर H2 हाइड्रोजन गैस ये प्राप्त होती है। तो ये इसकी कॉलवे वैद्युत अपघटन की सामान्य अभिक्रिया है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसकी क्रियाविधि में आए तो क्रियाविधि को समझते हैं। तो इसके नीचे आप डालो कॉलवे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसके नीचे हेडिंग डालो कॉलवे वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि। लिख लिया। इसके नीचे लिखो कॉलवे वैद्युत अपघटन की, कॉलवे वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा, क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा
समझाई जाती है, समझाई जाती है, जो निम्नानुसार है। तो फर्स्ट पहली बात करें किसके लिए, एनोड के लिए। तो एनोड पर क्या होगा, ठीक है, दो मूलक होते हैं अपने पास विद्युत अपघटन के अंदर, सेल के अंदर, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा है ये। तो एनोड पर जो है वो क्या होगा, तो यहां संबंधित अभिकारक था अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, या सोडियम लवण युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वहां जो है वो क्या था, वो रफली लिखना नहीं है, ये था अपने पास CH3C डबल बॉन्ड ONA। आपने अभिक्रिया लिख ली है, नोट कर लिए, तो वहां देख लेना CH3C डबल बॉन्ड ONA। तो ये डिवाइड होगा किस रूप में, यहां से, इस जगह से। तो O पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, और सोडियम पे क्या आएगा, प्लस। इस रूप में ये डिवाइड होता है। तो मैंने यहीं से इसको उठाया, ये जो कहलाता है CH3C डबल बॉन्ड O ऋणायन, इसको कहते हैं एसीटेट आयन। तो यहां आपने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O ऋणायन, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, एसीटेट आयन। अब इस एसीटेट आयन से यह ऋणायन है, ध्यान रखना, और इसके कितने मोल काम मिले थे आपने अभिक्रिया में, 2 मोल काम मिले थे, तो इसके 2 मोल। तो ये क्या करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, उससे एसीटेट मुक्त मूलक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एसीटेट मुक्त मूलक हो जाएगा आपका ट्वाइस, 2 मोल चल रहे हैं, ट्वाइस CH3C डबल बॉन्ड O मुक्त मूलक। इसे कहा जाता है एसीटेट मुक्त मूलक, ठीक है। अब इस एसीटेट मुक्त मूलक को जब आगे गर्म किया जाता है, आगे इसको विभाजित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त होता है ट्वाइस CH3, यानी यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हाइड्रोकार्बन के ऊपर मुक्त मूलक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये मुक्त मूलक प्राप्त होता है, जिसे मैथिल मुक्त मूलक कहा जाता है। प्लस CO2 ये बाहर निकल जाती है, कितने मोल, 2 मोल। ये कहलाता है आपका मैथिल मुक्त मूलक, ठीक है। देखना यहां से ये बॉन्ड टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पात्र से बाहर हो जाएगी और शेष क्या मिलेगा आपको, मैथिल मुक्त मूलक। मैथिल यानी मुक्त मूलक कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये बताना नहीं है, समझाना नहीं है, इस तरीके से ये मुक्त मूलक यहां इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऐसे अभिक्रिया के अंदर कितने मैथिल मुक्त मूलक हैं, ये देखो, मुक्त मूलक की संख्या कितनी है, 2। तो ये मैथिल मुक्त मूलक यानी CH3 मुक्त मूलक प्लस CH3 मुक्त मूलक, ये दोनों मुक्त मूलक, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। एक इलेक्ट्रॉन है, अर्ध तीर का निशान है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पे क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध, और बनता उत्पाद CH3 बॉन्ड CH3। उत्पाद क्या हो गया आपका, एथेन। आइए बात समझ में, इसका एक इलेक्ट्रॉन अर्ध तीर आधे तीर के निशान से, इसका एक इलेक्ट्रॉन आधे तीर के निशान से। सहसंयोजी बंध में एक सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजी बंध के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर यहां क्या बना देंगे, दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध, और उत्पाद क्या बन जाएगा, एथेन। क्लियर। अब बात आती किस पे, कैथोड पे। यह अभिक्रिया कहलाती अपनी एनोड पे। नेक्स्ट अगला कैथोड पर, इसके आगे यहां लिखोगे कैथोड पर। कैथोड पर, तो कैथोड पे बात की जाए तो कैथोड पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, तो यहां 2H प्लस आयन जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन गैस का। तो इस तरीके से जो है वो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां मुक्त हुए थे, अपनी एनोड के प्रोसीजर पे, वहां 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, H प्लस आयन, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उदासीन अवस्था में H2 गैस के रूप में। तो इस प्रकार कैथोड पे क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है अपनी कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोलार्ड की HVZ है, आपकी स्मिट अभिक्रिया है और कॉल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है इसके अंदर जो ज्यादातर पूछा जाता है। क्लियर। तो ये आपकी इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगला जो लेक्चर होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्कस होगा वो होगा उसकी
अम्लता के बारे में, जिसकी तुलना अल्कोहल से, फिनॉल से, इनसे की जाएगी। अम्लता का क्रम क्या रहता है, किस तरीके से निकाला जाता है, अम्लता को कौन प्रभावित करता है, इन सभी चीजों को नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो आने वाला लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उससे भी जो है वो आप मिस ना करें। और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर और वीडियो को भी कंप्लीट करें, तो आगे का पोर्शन इजीली समझ में आएगा।